नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सीएम योगी और डिप्टी सीएम का फरमान बेअसर दिखा है। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। ट्रॉमा में सैंपल लेकर जांच पड़ताल को लेकर ये बात सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। सीएम योगी और डिप्टी सीएम के फरमान का कोई असर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ट्रॉमा में सैंपल से लेकर जांच तक किल्लत देखने को मिल रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगे हैं। मरीजों और तीमारदारों ने बदसलूकी के आरोप लगाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। ट्रॉमा में सैंपल से लेकर जांच तक की किल्लत है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने यहां निरीक्षण किया था। कर्मचारियों के अभाव में लोगों को, जो मरीज हैं, उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। और कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के अभाव में यह परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, बताइए किस तरीके से यहां पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम के आदेशों की अवहेलना। ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जिलों से लेकर की बात करें तो मौके मौके पे पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और साथ में सख्त कार्रवाई उनके साथ की जा रही है जो किसी भी प्रकार से अनियमितताओं को फैला रहा है और दोषी पाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ के मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज सारे जिलों में से, लखनऊ के जितने जिले हैं, अगर कहीं से भी पेशेंट को जवाब दे दिया जाता है या फिर बोला जाता है कि पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, तो उसको लखनऊ के उत्तर प्रदेश राजधानी के ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में ही लेकर आया जाता है और रोते बिलखते परिजन यहाँ पहुंचते हैं किसी तरीके से कि शायद बहुत धन्यवाद आपका आनंद, शुक्रिया। यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपुर में बीजेपी के कामों की तैयारी के लिए कार्यक्रम रखा गया था। 1 जून को तय किया जाएगा कि बीजेपी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। 14 जून से पार्टी प्रचार और संपर्क अभियान शुरू करेगी। 14 दिन के अंदर इस अभियान में लगातार पार्टी जनता के मुद्दों से जुड़ेगी। शहीद परिवारों के घर पर जाने का कार्यक्रम और उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। बूथ पर समाज के प्रभावी व्यक्तियों के साथ मिलकर संवाद किया जाएगा। और गरीब कल्याण जनसभा हम इसमें से 14 जून 2022 के बीच में होगा। यूपी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस आने वाले समय में 8 घंटे, क्योंकि सत्ता के 8 साल पूरा करने जा रही है केंद्र में, हम इसमें बीते 8 साल में जो कुछ निर्णय लिए गए, जो कुछ फैसले लिए गए, सरकार की कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, उन सब के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। लोगों की ये योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तत्पर है। सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं अब तक की, उनका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी लोगों के बीच जाएगी और लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं, इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी उसी प्रकार से दी जाएगी। 8 घंटे गरीब कल्याण जनसभा हम इसमें अपने पत्रकार वार्ता में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से 14 जून 2022 के बीच में होगा। यूपी की रामपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक आजम खान ने विधानसभा सदस्य के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण कर ली। आजम खान के साथ ही बेटे स्वाद टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इन दोनों को विधायक पद की शपथ दिलाई।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान दोनों ने विधायक पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि आजम खान हाल ही में जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद अब उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है। इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ग्रहण की है। और अब खबर है शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भिंडरावाले की तरह राज ठाकरे भी कांग्रेस की उपज हैं। अकाली दल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से भिंडरावाले को आगे बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार शिवसेना का प्रभाव कम करने के लिए कांग्रेस ने राज ठाकरे को बैकअप में रखा है। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे। जी 2008 से लगातार मराठी मानुस और उत्तर भारतीय का भेद उन्होंने बीज बोया। राज ठाकरे नफरत की राजनीति उन्होंने पैदा की और हमारा जहां तक मानना है कि लगभग 70-80 हजार लोग उससे प्रभावित हुए। अब उस कथा में जाने से कोई फायदा नहीं है। मंच की व्यवस्था बनाए रखें। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर भिंडरावाले को बढ़ावा दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसी तरीके से राज ठाकरे को महाराष्ट्र में कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। और राज ठाकरे के इस जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है। ब्रजभूषण सिंह को ऐसा लगता है। और कुशीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना भी वो नहीं भूले। मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे। और चलिए अब खबर है लखनऊ से, जहां पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी और अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी समेत लखनऊ कमिश्नरेट के निर्देशन में पूर्वी जोन की एंटी रोमियो टीमों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मोहल्लों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया। साथ ही वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया। तो पुलिस ने यहां लोगों को जागरूक किया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत लोगों को जानकारी दी है और महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी है। तो पुलिस समय समय पर महिलाओं को जागरूक करती रहती है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार के तहत जागरूक किया है कि उनके अधिकार क्या हैं। और मिशन शक्ति ये अभियान जो चलाया जा रहा है
उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर से भी अवगत कराया कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, जब भी विकट परिस्थिति उनके ऊपर आती है तो किस तरीके से वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकती हैं। लखनऊ के नीलकंठ होटल में साइबर क्राइम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कारोबारी प्रसून तिवारी ने की। बिहार के में उन्होंने भी साइबर क्राइम के चलते काफी परेशानी झेली, ये बात कही और इसी को लेकर कारोबारी ने नौजवानों को जागरूक किया और कहा कि मोबाइल की ओटीपी से लेकर सोशल नेटवर्क से ज्यादा दूरी बनाए रखें, जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करें। प्रसून तिवारी लखनऊ में होटल की शुरुआत कर रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने बताया कि जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको वो रोजगार देने का काम करेंगे। तो प्रसून तिवारी नाम के एक कारोबारी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें कि एक होटल उन्होंने ओपन किया है और इसी दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी थी, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो भी एक बार साइबर क्राइम का शिकार हुए और इसीलिए वो चाहते हैं कि और लोग इससे बचकर रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, सोशल साइट्स हैं, उनका तभी इस्तेमाल करें जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। इसका बेजा इस्तेमाल कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है और इसीलिए लोगों को इनसे बचने की हिदायत उन्होंने दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो होटल ओपन कर रहा हूँ इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए ये बेहतर काम हो रहा है, जहाँ लोग नौकरी कर सकते हैं और रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए सरकार भले ही पानी की तरह पैसे बहा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का है, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीज का सैंपल लेकर तीमारदार लाइन में खड़े हैं। यहां काउंटर तो कहने के लिए 4 हैं, लेकिन उन पर काम सिर्फ एक आदमी कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर मरीज को सैंपल देकर बोल देता है कि इसे 5 मिनट में ही जांच के लिए जमा करवा दो, वरना सैंपल खराब हो जाएगा। लेकिन अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते तीमारदारों को अपने मरीजों की जांच के लिए सैंपल खराब होने की दशा में दोबारा सैंपल निकलवाना पड़ता है। आगे आपको हम ये बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में हर दिन 5000 पर्चे बनते हैं, तो ये समझ आता है कि यहाँ स्टाफ की कितनी ज़रूरत है। ट्रॉमा सेंटर में बहुत ही गंभीर मरीज आते हैं जिनको इलाज की तुरंत ज़रूरत होती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से उनका सही समय पर इलाज नहीं हो पाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि तीमारदारों का इलाज, जो तीमारदार पहुंचते हैं वहां पर, उनके मरीजों का इलाज कैसे हो। और लखनऊ से हमारे संवाददाता आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। आनंद, बताइए किस तरीके से यहाँ पर जो सरकारी आदेश हैं उनको ठेंगा दिखाया जा रहा है और घोर लापरवाही अस्पताल के अंदर देखने को मिल रही है। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ राजधानी का सबसे मुख्य अस्पताल मेडिकल कॉलेज है, जहां पर बहुत ही गंभीर पेशेंट पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं तीमारदारों को ये उम्मीद होती है कि हम दूर से कई जिलों से लोग और शहर के बाहर के साथ साथ कई दूरियों से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर बड़ी मुसीबतों और दिक्कतों के साथ कि शायद उनका पेशेंट किसी तरीके से बच जाए। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि खुद ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, मौके मौके पे हर जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं से भी वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई लापरवाही हो, और जिससे जो भी लापरवाही करता पाया जा रहा है उसके साथ सख्ती से पेश आ रही है सरकार। उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन इस हिसाब से उसको देख रहा है कि अगर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो सैंपल होता है, सैंपल निकाला जाता है, सैंपल निकालने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ये सैंपल 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसको जाके दे दीजिए ना, ये सैंपल बर्बाद हो जाएगा। उसके बावजूद व्यक्ति जाता है, तीमारदार परेशान होता है, परेशान होने के बाद वहां जब पहुंचता है तो घंटों उसको एक लाइन में लगनी पड़ती है पेमेंट जमा करने के लिए।
पेमेंट जमा करने के बाद वो जाके दूसरी लाइन लगता है जहां उसे सैंपल के लिए बारकोड लेना होता है, वहां घंटों लाइन लगता है। उसके बाद जाकर वो सैंपल, जिसमें उससे लगभग 1 से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे इसी में बर्बाद होते हैं। और इसी तरह सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि जो स्टाफ है, जहां पर 4 लोगों का काउंटर बना हुआ है, वहां सिर्फ एक स्टाफ बैठा पूरी लाइन को देख रहा है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से यहां पर अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। शुक्रिया। खबर लखनऊ से है, जहां सेना के जवान के साथ मारपीट कर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। अभय के मुताबिक गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह था जिसमें वो डीजे पर कुछ लोग नाच रहे थे। तभी किसी बात को लेकर उनमें आपस में मारपीट हो गई, लेकिन जब वो रोकने के लिए बीच में आए तो लोगों ने उन पर ही लाठी डंडों से हमला कर दिया और बैग छीन लिया जिसमें 2.5 लाख रुपए नगद थे। साथ ही हमलावर अभय के गले से सोने की चेन भी लूटकर फरार हो गए। अभय ने ये पूरी जानकारी पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने लूट की घटना को मारपीट की हल्की धारा में मुकदमा दर्ज किया है, जिससे पुलिस की भूमिका से नाराज अभय ने सीएम जनता दरबार में प्रार्थना पत्र दिया है और पूरी घटना से पुलिस के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है। मैं आर्मी में पुणे कमांड में पोस्टेड हूँ। अपनी बहन की शादी करने के लिए मैं 18/4/22 को गेस्ट हाउस में था। जिस टाइम पे वहाँ पे हमारी मिठाई बन रही थी, मिठाई बनते टाइम पे दूसरी पार्टी की एक की बारात आनी थी। वहाँ पे आपस में ईंट पत्थर चल रहे थे। जब पत्थर मेरे लगा के मैंने उसका विरोध किया, इतने में वो सारी लोग 6 लोग इकट्ठे होकर के, आग बबूला होकर के हमको मारपीट की। हमारे साथ जो 2.5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ था वो छीना, हमारे गले से चैन जंजीर छीनी और जो सीसीटीवी में कैद भी है। पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। वहाँ पे क्रॉस केस लगा करके मारपीट के हल्की फुल्की धाराओं में तब्दील कर दिया है, जिसके लिए आश्वासन भी दिया। गेस्ट हाउस संचालक ने भी आश्वासन दिया, उसने भी लास्ट में हाथ खड़े कर दिए, उसने भी मना कर दिया। सीओ विधुना, एसपी साहब औरैया, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, कोई भी आश्वासन देने के बावजूद भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही हमारी माल बरामदगी हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र चोरी और लूट जैसी घटना लगातार यहां पर बढ़ती जा रही हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां लुटेरों ने नाबालिग बच्चे को अपना शिकार बनाया, उसका फोन लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। और अब खबर है लखनऊ से, जहां 10 दिन की भीषण गर्मी झेलने के बाद मौसम ने करवट ली है। धूल भरी आंधी के बाद जबरदस्त बारिश से लोगों को राहत मिली गर्मी में। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में सोमवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं और ओले गिरने की चेतावनी जारी की थी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए। साथ ही अगले 3 दिन तक सुहावने मौसम की आशंका जताई जा रही है। एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अतिक्रमणकारियों और डग्गा मार वाहन स्वामियों पर अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोवर्धन क्षेत्र में डग्गा मार वाहन स्वामी और अतिक्रमणकारी प्रशासन को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। यहां एक तरफा चौराहा से राधा कुंड रोड पर बने गेस्ट हाउस, सेवा सदन, होटल्स अपने कस्टमर्स की गाड़ियों को अवैध रूप से रोड के किनारे खड़ी करवा देते हैं, जिसके कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को आने जाने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये लोग प्रशासन के अधिकारियों को आता हुआ देख गाड़ियों को हटवा देते हैं, फिर उनको जाते ही गाड़ियां वहां खड़ी हो जाती हैं। हालात यह है कि ये लोग गाड़ी को नो पार्किंग जोन में भी पार्क कर देते हैं। तो मुख्य उद्देश्य इसका ये था, एक तो कि जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होते हैं उनको देखा जाए, उनको सॉल्व किया जाए। दूसरा ये है कि जो शहर में कैसे यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, कैसे जो श्रद्धालु आते हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं, और सिटी बस हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जो भी बिंदु कुछ लोगों के सुझाव लिए गए, किसी ने अपनी समस्या पर
प्रभावित हुए हैं कि विशेष रूप से हमारे जो सड़क मार्ग हैं उनको वाहनों के चलने के लिए कैसे सुगम बनाया जा सके। जहां पर कुछ अवैध पार्किंग्स होती हैं या स्टैंड चलते हैं उनको कैसे हटाया जा सके। अतिक्रमण के संबंध में क्या कार्रवाई की जाके उसकी भी समीक्षा हुई है। साथ ही साथ जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और अन्य धार्मिक स्थानों पर आते हैं, उनकी यात्रा को कैसे सुगम बनाया जा सके, चाहे वो पार्किंग व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो और उनके आने जाने की व्यवस्था हो, उन्हीं पर आज चर्चा हुई है। लगातार अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हो रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, समीक्षा की जा रही है और जगह जगह पर हमारे द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। बैठक हुई और उसमें विभिन्न बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श किया गया। मथुरा के आगे के विकास के जो कार्य हैं उनके ऊपर डिस्कशंस हुए। मुख्यतः जो गोवर्धन है, गोवर्धन का जो परिक्रमा मार्ग है उसमें किस प्रकार से हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं हमारे जो श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते हैं उनको दे सकते हैं। किस प्रकार से वहाँ के परिक्रमा मार्ग पर साफ़ सफाई, गौवंश का ना विचरण करना, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था जो 24 घंटे रहे, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर रहें, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए गए। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पत्नी और साले से परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली। व्यक्ति ने फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर अपनी पत्नी और साले पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। मृतक व्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी नीलम सिंह का पति था। आपको बता दें कि मृतक मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और छुट्टी पर पत्नी से मिलने घर आया था। 2 दिन पहले मृतक की पत्नी और साले से विवाद हुआ, जिसके बाद सुबह फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। इसको बंद कर दीजिए। आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में FSSAI नई दिल्ली और FSSAI लखनऊ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन कानपुर नगर के तत्वाधान में राजीव पेट्रोल पंप तिलक नगर से मोती झील लाइन नंबर 3 तक रवाना किया। वाल कैथ में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड, नागरिक सुरक्षा, NCC के सदस्यों, खिलाड़ियों और खाद्य कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राजीव पेट्रोल पंप से मोती झील तक प्रतिभागियों का तांता लगा रहा। देखिए, ये खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के तत्वाधान में पूरा कानपुर नगर में आयोजन हुआ है और बच्चों के माध्यम से इस वॉकाथॉन को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। मूल रूप से ये बात, अगर खान पान उसमें बेहतर होगा, अनअडल्टरेटेड होगा तो हमारा जीवन बेहतर होगा। ये एक जागरूकता मुहिम की तौर पे आज वॉकाथॉन का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया और काफी पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिली है। ईट राइट माने सही खाओ ताकि स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, दीर्घायु रहो। इसके लिए एक अभियान चलाया है। ये प्रशंसनीय अभियान है। इससे लोगों को बीमारियों से बचेंगे, दवाई पे जो अनावश्यक खर्च होता है उस पे बचेंगे, दीर्घायु होंगे और जब भारत का नौजवान दीर्घायु होगा तो भारत भी दीर्घायु होगा। हमीरपुर में डिप्टी सीएम के दखल के बाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती हुई गर्भवती महिला ने बेटे को जन्म दिया। वहीं नवजात के पिता ने बेटे का नाम ब्रजेश रखकर डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त किया। डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट कर नवजात को आशीर्वाद दिया। जानकारी के मुताबिक प्रसव पीड़ा के दौरान डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को अस्पताल से लौटा दिया था। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को पीड़ित महिला के तत्काल भर्ती कराने के निर्देश जारी किए थे। मेरे पुत्र का मैं जो है 3 दिन से परेशान था। जब मैंने जो है डीएम साहब को दिया, अगवा कराया, लेकिन डीएम साहब ने सीएमओ साहब को कहा। सीएमओ साहब ने देखा, उनने जो है तुरंत मुझको मौदा के लिए कहा। मैंने सर मैं मौदा ही नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। और जब मौदा के लिए प्रेशर डाला गया तो मैंने सर मैं जा रहा हूँ, घर में नहीं कराऊंगा कहीं। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को सोमवार सुबह गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और गोला गोकरनाथ क्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। ओले भी गिरे, जिसके चलते गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली।
सीएम योगी के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर और अन्य गतिविधियों में के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। जिलाधिकारी के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर गीतों के माध्यम से ग्रामीणों की यातायात नियमों की जानकारी दी। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।